60 hours to glory। सबसे पहले मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूं कि जो स्टार्ट पॉइंट है यहां से आगे अब किस नौयत के इम्तिहान होंगे? स्टार्ट पॉइंट से टीम्स को उनका ग्रिड रेफरेंस दिया जाएगा चेक पॉइंट 1 का, जहां से इनका इनफिल्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मुकर्ररा वक्त में इन्होंने पहले चेक पॉइंट तक पहुंचना है और रिपोर्ट करनी है वहां पे अंपायर स्टाफ को। ये है नाइट नेविगेशन और इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि रात की तारीकी के अंदर इस जंगल के अंदर दुश्मन के इलाके में 20 से 22 किलोमीटर अंदर जाना है। ये मिशन स्टेटमेंट है अब हमारी टीमों का। टीमें तैयार हो रही हैं और अब जो मश्क शुरू होगी, जैसे कि मैंने कहा, खतरे से भरपूर, क्योंकि यहाँ ये जंगल असली है। रात के अंधेरे में जब हम अपना इन्फिल्ट्रेशन जारी रख रहे थे, एक दुश्मन की पोस्ट से हमारी तरफ फायर आया। Area is cleared. Alpha move. तो गोया इतनी थकन बिल्कुल शुरू में ही मामलात जो है वो यहीं से मुश्किल होना शुरू हो गए और अभी 40 घंटे बाकी हैं। लेकिन ब्रिगेडियर फरहान, ये जो नेविगेशन का सिलसिला है, मैं खुद एक एविएटर हूं और मैं नेविगेशन से अच्छे तरीके से वाकिफ हूं क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जहाज के अंदर अब हमारे पास बहुत सारी नेविगेशन की एड्स मौजूद होती हैं, जीपीएस सैटेलाइट सपोर्ट सिस्टम भी होता है। लेकिन ये लोग थके हुए, वजन के साथ, अंडर प्रेशर, सारा लोड लिए हुए मुश्किल टेरेन से इतने ठंडे मौसम के अंदर, अंधेरे के अंदर एक मैग्नेटिक कंपास के साथ नेविगेट कर रहे हैं। दिस इज ट्रूली द टेस्ट ऑफ द बेस्ट। Hours to glory. 60 hours to glory. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फख्र आलम और आप सबको 60 आवर्स टू ग्लोरी में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो मबनी है 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों में। पिछले एपिसोड में टीमों ने भरपूर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश की। कुछ जानदार टीमें नजर आई सुस्त और कुछ टीमों ने किया अपसेट। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आगे जाके मामला और भी होगा मुश्किल। अब यहां से आगे कुछ भी ना होगा आसान। लेकिन उससे पहले मिलते हैं मेरे साथी मेजबान और हमारे मेहमान ब्रिगेडियर फरहान। खुशामदीद एंड वेलकम। दोस्तों, पिछली एपिसोड में आपने देखा कि एंटी एम्बुश ड्रिल के अंदर श्रीलंका की टीम ने और मंगला जिलजाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देके पहली पोजीशन हासिल की। लेकिन ओवरऑल अब भी मुल्तान चार्जिंग बुल्स और टीम जॉर्डन टेबल के टॉप पर है। आगे क्या होगा देखते जाइए। ब्रिगेडियर फरहान, आज हमारी टीमें किन मराइल में से गुजरेंगी? CP1 पर एंटी एम्बुश ड्रिल्स करने के बाद तमाम टीमों को एक नया ग्रिड रेफरेंस दिया जाएगा, जिसके बाद ये नेविगेट करते हुए CP2 की तरफ बढ़ेंगी और वहाँ पहुँचकर इन्होंने माइनफील्ड क्लियरेंस का प्लान देना होगा। माइनफील्ड क्लियरेंस करने के बाद इन तमाम को वहाँ पे जज किया जाएगा और ये सारे का सारा अमल रात की तारीकी में, दुश्मन के इलाके में, जबकि वेदर बहुत ठंडा है और तमाम टीमें थकी हुई हैं, इस सारे एनवायरनमेंट में इनको जज किया जाएगा। बिल्कुल, मिशन एनवायरनमेंट वाज़े तौर पे आप सबके सामने है। तो एक बार फिर आप लोगों को 60 आवर्स ग्लोरी में लेकर चलते हैं मैदान में, जहां पे टीमें अपने आप को नेविगेट करेंगी चेक पॉइंट 1 से चेक पॉइंट 2 की जानिब। आइए देखते हैं।
पहली सीपी और एंटी एम्बुश ड्रिल के बाद हमें दूसरी सीपी का जीआर दिया गया, जो कि हमारी लोकेशन से तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर थी। CP1 से CP2 का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। रास्ते में खुश नल्ले और कांटेदार दरख्त मौजूद थे। उन दरख्तों से गुजरते हुए हम अपनी CP2 की तरफ नेविगेशन कर रहे हैं। CP1 से जब हम CP2 की तरफ जा रहे थे तो हमें नेविगेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और हम एक गलत पगडंडी की वजह से थोड़ा सा अपने रास्ते से डी ट्रैक हुए, लेकिन हमें जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने अपनी ओन पोजीशन निकाल के देखा तो हम अपनी जो CP से तकरीबन 2 किलोमीटर डी ट्रैक हो चुके थे। लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम था, उस टाइम पे टीम की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, क्योंकि जब इवेंट में आपको पता चले कि आप थोड़े से डी ट्रैक हों और आपको एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है तो टीम के मोराल पे इफ़ेक्ट होता है। बट उस टाइम पे हमने अपनी एनर्जीज़ को गैदर किया कि नहीं, ये मोमेंट नहीं हो सकता, हमें इसमें दोबारा से वापस आना है कंपटीशन में। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह मैदान में हमारे जवान परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वाज़े तौर पर ब्रिगेडियर फरहान, जवान जो थे थके हुए लग रहे थे और अभी तो सिर्फ 20 घंटे हुए, ये इतने अभी से थक गए? जो लोग अभी चले हैं ये बहुत टफ लेग थी इनके लिए। टेरेन इज टफ और लोगों के पास 200 किलो वजन है हर एक टीम के पास, और अब उनके ऊपर प्रेशर माउंट हो रहा है कंपटीशन का। सो एवरीबॉडी इज एक्सर्टिंग। सो वंस यू स्टार्ट एक्सर्टिंग फ्रॉम द आउटसेट, तो आपकी फटीग आउटसेट से ही आप पे हावी होना शुरू हो जाती है। तो गोया इतनी थकन बिल्कुल शुरू में ही मामलात जो है वो यहीं से मुश्किल होना शुरू हो गए और अभी 40 घंटे बाकी हैं। लेकिन ब्रिगेडियर फरहान, ये जो नेविगेशन का सिलसिला है, मैं खुद एक एविएटर हूं और मैं नेविगेशन से अच्छे तरीके से वाकिफ हूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जहाज के अंदर अब हमारे पास बहुत सारी नेविगेशन की एड्स मौजूद होती हैं, GPS सैटेलाइट सपोर्ट सिस्टम भी होता है। लेकिन ये लोग थके हुए, वजन के साथ, अंडर प्रेशर, सारा लोड लिए हुए, मुश्किल टेरेन से, इतने ठंडे मौसम के अंदर, अंधेरे के अंदर, एक मैग्नेटिक कंपास के साथ नेविगेट कर रहे हैं। दिस इज ट्रूली द टेस्ट ऑफ द बेस्ट। एब्सोल्युटली, दिस इज ट्रूली द टेस्ट ऑफ द बेस्ट। किसी भी अप्रोच मार्च में नेविगेशन एक कलीदी हैसियत रखती है। नक्शे पे करेक्ट बेयरिंग प्लॉट करना और कॉन्स्टलेशंस की मदद से अपने मकसूद तक पहुंचना निहायत ही अहम है। अगर ज़रा सी भी गलती हो तो टीमों को डी ट्रैक होने में देर नहीं लगती, और उसके बाद आपके हाथ से कंपटीशन का निकल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल है, आपने कॉन्स्टलेशन की मदद बोला, ये हमारे नाजरीन के लिए बता दीजिए इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टलेशन से मुराद है हेवनली बॉडीज़, यानी सितारे, उनका झुरमट। उनसे आप लाइक कैसोपिया, लाइक ग्रेट बियर, लाइक उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, उनकी मदद से आप सितारों से अपने डायरेक्शन तलाश करते हैं, जिसकी ट्रेनिंग तमाम टीमों को होती है और होनी चाहिए बाकायदगी से। और ये
तब ही अपने मकसूद पर सही तरीके से पहुंच पाएंगे। वो इतनी सारी कहकशाओं और सितारों का नाम आपने बता दिया, वो बहुत सारे लोग यूं करके देख रहे होंगे टीवी की ये क्या बोलती है। थोड़ा सा इसको और आसान अल्फाज में ये बता देता हूं कि जब आप रात के अंधेरे में आसमान की तरफ नजर डालते हैं तो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कहीं कहीं पे आपको कुछ मुख्तलिफ सितारे, कुछ उनकी झुरमट नजर आते हैं, उनको आप रेफरेंस पॉइंट बनाकर फिर अपनी डायरेक्शन को बरकरार रखते हैं। ये किया जाता है एक तरीके की रात की नेविगेशन के अंदर। अभी आपने देखा होगा टीम जॉर्डन के साथ क्या हुआ, वो अपना रास्ता, जी हाँ, ऑफ ट्रैक, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी, और कोई तकरीबन 16-17 किलोमीटर गलत डायरेक्शन में वो चले गए, और ये इनको पूरे कंपटीशन में हॉन्ट करेगा। ये तो लोड आ गया ना, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत पीछे रह गए। जस्ट सी देयर एनर्जी लेवल्स कि वो 15-16 किलोमीटर जो उनको एक्स्ट्रा पड़ गए, वो एनर्जी उनकी सारी सैप कर जाएगा। 15-16 किलोमीटर 200 किलोग्राम वजन टीम उठा के इतने मुश्किल मौसम और टेरेन के अंदर गलती कर बैठे तो वो तो बहुत बड़ा टोल लेगा उनके ऊपर वाजे तौर पे। अच्छा ब्रिगेडियर फरहान, अब ये चेक पोस्ट 1 से चेक पोस्ट 2 जो पहुंचे हैं, ये जो उनको नया नैरेटिव यहां पर दिया जा रहा है वो क्या है? देखिए फखर, नया नैरेटिव जो टीमों को दिया जा रहा है, ये माइनफील्ड क्लियरेंस के गिर्द सेट किया गया है। दुश्मन के इलाके में किसी की पेशकदमी को रोकने के लिए सबसे अच्छा हथियार माइनफील्ड होता है। जब माइनफील्ड बहरहाल कहीं ना कहीं टीमों के रास्ते में आएगा, जब भी आप दुश्मन के इलाके में जाएंगे, उसको क्लियर करने के लिए दुश्मन की माइंस को पहचानना, जांचना और नाकारा बनाना निहायत ही अहम है। और इस काम के लिए तमाम टीमों के पास जो औजार मौजूद हैं उनके बैग्स में, वो निहायत ही अहम साबित होंगे। उनका सही इस्तेमाल तमाम टीमों को आना चाहिए। तो अब मुझे समझ में आई है कि ये 62 आइटम्स क्यों होते हैं हर टीम के पास, हर मेंबर के पास, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हर चैलेंज में कहीं पे भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए शुरू में इनका टेस्ट हो गया था कि इनकी पैकिंग सही की गई है, वजन में ये पूरे हैं, और अब इनको साथ में लेकर जाना है क्योंकि मिशन में ये कहीं पे भी काम आ सकते हैं। ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइएगा कि ये जो माइनफील्ड क्लियरेंस टास्क है, इस टास्क में सबसे इंपॉर्टेंट टीम मेंबर कौन है? माइनफील्ड क्लियरेंस टास्क में तमाम टीम मेंबर्स सबसे अहम होते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना काम है। इन्होंने होम बैंक सिक्योर करना है, फार बैंक सिक्योर करना है, और माइन फील्ड क्लियर करते हुए एक सेफ पैसेज बनाना है अपनी टीम के लिए, जिन्होंने जाके अपना टास्क मुकम्मल करना है। गोया सबसे ज़्यादा फटने के किसके चांसेस? सबसे ज़्यादा फटने के चांस उस बंदे के हैं जिसने फ्रॉड करके माइन को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जो बेसिकली जो फ्रॉडर है वो सबसे अहम होगा। ये तो बड़ा मामला जो है वो गंभीर है, जिंदगी और मौत का सवाल है ये। तो इट्स अ टास्क, यानी कि आप सोचें असल इट इज सेड डोंट बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुटिंग्स। राइट जनाब, तो फिर आपको लेकर चलते हैं मैदान में। याद रहे कि दुश्मन अपने इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इफेक्टिव वेपन जो इस्तेमाल करता है वो है बारूदी सुरंग का। और इस वक्त हमारी टीमों के लिए जो चैलेंज है वो चैलेंज है बारूदी सुरंग को क्लियर करना, माइन फील्ड क्लियरेंस, राइट हियर ऑन 60 Hours to Glory। माइनफील्ड क्लियरेंस की ड्रिल कुछ इस तरह से होती है कि आप दुश्मन के इलाके में गुजर रहे हो और आपका सामना दुश्मन की माइनफील्ड से हो जाए, तो आपको क्या करना होता है, आपको माइनफील्ड किस तरह ब्रीच करनी होती है, ये इस ड्रिल में सब डिस्प्ले किया जाता है। माइनफील्ड क्लियरेंस के दौरान माइनफील्ड को ब्रीच करके अपनी टीम के लिए रास्ता बनाया जाता है, और हमने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हुई है, और मुझे यकीन है कि मेरी टीम माइनफील्ड क्लियरेंस के टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करेगी। माइनफील्ड क्लियरेंस देखना यह है कि क्या आपकी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कि नहीं। 60 Hours to Glory, 60 Hours to Glory। आगे बढ़ने के लिए बारूदी सुरंग को साफ करना बहुत जरूरी है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने गलती की तो मिशन फेल। एंड रिमेंबर, देयर इज नो रूम फॉर फेलियर इन 60 Hours to Glory।
वन रॉन्ग स्टेप, कबूम। दुश्मन के इलाके में लिया हुआ हर कदम जानलेवा साबित हो सकता है। लिया हुआ हर कदम या तो जमीन पर या जमीन में छुपी हुई बारूदी सुरंग पर। एक गलत कदम और सारी मेहनत के परखचे उड़ जाए। Tread carefully in the enemy's territory and do mind the mines. माइनफील्ड क्लियरेंस की ड्रिल कुछ इस तरह से होती है कि आप दुश्मन के इलाके में गुजर रहे हों और आपका सामना दुश्मन की माइनफील्ड से हो जाए, तो आपको क्या करना होता है, आपको माइनफील्ड किस तरह ब्रीच करनी होती है, ये इस ड्रिल में सब डिस्प्ले किया जाता है। CP2 पे पहुंचने पर हमें पता लगा कि एक दुश्मन की माइनफील्ड है, जिस पर मैंने अपनी पेट्रोल को माइनफील्ड क्लियरेंस शुरू करने के लिए ऑर्डर दिया। जिसको हमने बाहिफाजत तरीके से क्लियर किया और उसको पास करने के बाद हमने वापस अपना नफूस जारी रखा। हमारा अगला टास्क माइनफील्ड क्लियरेंस है। बेसिकली दुश्मन अपने बॉर्डर के ऊपर डिफेंसिव माइनफील्ड लगाता है ताकि दुश्मन को रोका जा सके। माइनफील्ड क्लियरेंस के दौरान माइनफील्ड को ब्रीच करके अपनी टीम के लिए रास्ता बनाया जाता है और हमने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हुई है और मुझे यकीन है कि मेरी टीम माइनफील्ड क्लियरेंस के टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करेगी। माइनफील्ड हमारी इसलिए सबसे बेहतर हुई थी
क्योंकि जो सिपाही इमरान था हमारा, उसे बखूबी इल्म था माइनफील्ड के बारे में और उसने ड्रिल्स प्रॉपर और बहुत अच्छी की थी। सीपी पर पहुंचते ही हमें दुश्मन की माइनफील्ड का सामना करना पड़ा। हमें हल्की सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हम अपनी सीपी पे दिए हुए टाइम से 15 मिनट लेट हो गए। उसके बाद जो एंटी पर्सनल माइन है उसको निकालने के बाद डिफ्यूज़ किया जाता है, बट इन द हीट ऑफ द मोमेंट और प्रॉपर हैड मिस्ड इट आउट और उसने सिर्फ एंटी पर्सनल माइन को निकाल के साइड पर रख दिया। तो मुझे लगता है कि इन दो गलतियों की वजह से हमारे इस ड्रिल में कुछ नंबर काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों, चेक पॉइंट 1 से चेक पॉइंट 2 के मराहिल मुकम्मल हुए। नेविगेशन और माइन फील्ड क्लियरेंस। देखना यह है कि क्या आपकी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कि नहीं। तो आइए नजर डालते हैं मजमूई स्कोर पे और इसके लिए चलते हैं हमारे खास दोस्त, हमारे हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश। बंगश, ओवर टू यू। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका तू इम्तिहान हमारा। चेक पॉइंट नंबर 2 पर पहुंचने के बाद तमाम टीम्स को माइनफील्ड क्लियरेंस ड्रिल में इवैल्यूएट किया गया और अमेजिंगली तमाम टीम्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। सरप्राइजिंगली कराची के सपोर्टर्स और फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कराची जिंदा दिल ने पहली बार पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन ली है, जबकि दूसरी पोजीशन रावलपिंडी पासबान और लाहौर तेजोतुन ने शेयर की है। तीसरी पोजीशन पर अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए मंगला जिलजाल कायम हैं, जबकि चौथी पोजीशन मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने शेयर की है कोयटा हिंगोरियंस के साथ। मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने फतूहात का एक सिलसिला मेंटेन किया हुआ था, लेकिन अब वो पॉइंट्स टेबल पर नीचे आ चुके हैं। पांचवी पोजीशन पर बहावलपुर थंडर्स और गुजरांवाला सरफरोश, जो कि पहले ऊपर थे, अब वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। बैनुल-अक़वामी टीमों में श्रीलंका की टीम ने एक बार फिर पहली पोजीशन हासिल की है। टीम टर्की ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है पहले से और पॉइंट्स टेबल पर बैनुल-अक़वामी टीमों में वो दूसरे नंबर पर हैं। जॉर्डन की टीम तीसरे नंबर पर और उज़्बेकिस्तान को अब इस मुकाबले में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे जा चुके हैं। Now let's have a look on the individual performances of all the teams in every event.
As we successfully breached the minefield, at the end, because of our overconfidence, we were unable to identify one of the early warning system of the enemy, जिसकी वजह से हमें withdraw करना पड़ा। इसने हमारे स्कोर्स पर काफ़ी इफेक्ट किया, लेकिन क्योंकि असम्बली एरिया में हमने अच्छा परफॉर्म किया था और आगे काफ़ी सारे इवेंट्स रहते हैं, इसलिए मैंने अपने पेट्रोल को आगे केयरफुल रहने के लिए मोटिवेट किया और अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए हमने और मेहनत शुरू कर दी। Because as our team manager raised the flag in 2010, we also have to raise the flag of Multan Charging Bulls again. कंपटीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि हम इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमें अपने फैंस की सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि टीम को मोटिवेट तो मैं करता हूं, लेकिन आपकी सपोर्ट गुजरांवाला सरफरोश को इस कंपटीशन में इन रहने के लिए निहायत ज़रूरी है। Welcome to Charat Boot Camp, home of the SSG. सुपर फैन बनकर आप जीतेंगे ट्रिप टू द चराट बूट कैंप, जहां पे बहुत सारा एडवेंचर है। लेकिन साथ साथ में सर्वाइवल रेंज पे आपको मिलेगा मौका सीखने का वो तमाम गुर जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। You could be a John Rambo as well. Sixty Hours to Glory पे सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पे बिकम अ सुपर फैन और जीतिए इस तरह के एडवेंचर जो मुंतजिर हैं आपके। And come to the Eagle's Nest at the Sky Bridge, South Asia's longest zip line. आज दो बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हैं वो टीम के सामने हैं। एक तो डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स है और दूसरा सेकंड चेक पोस्ट से थर्ड चेक पोस्ट की नेविगेशन है रात की। अल्फा 1 ने स्ट्रेंजर को कैप्चर किया। स्ट्रेंजर को कैप्चर करने के बाद सबसे पहले उसकी तलाशी ली गई कि उससे कौन कौन सा इक्विपमेंट बरामद होता है या उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें मदद मिल सके, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा सके। जब मैंने उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे ये जाहिर होता था कि वो बोल नहीं सकता। $60 hours to glory. 60 hours to glory. थैंक यू लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश। स्कोर्स आपके सामने हैं। अपनी अपनी टीमों की परफॉर्मेंस देख के आप में से कुछ लोग बहुत खुश और कुछ लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, बट कराची जिंदा दिल, वेल डन। कराची के फैंस आप लोग बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि फोर्थ इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों में पहली दफा पहली पोजीशन हासिल की है कराची जिंदा दिल ने, और इनके जो कप्तान है लेफ्टिनेंट अहमद, वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। इन्होंने रिप्लेस किया अरसलान को। अरसलान जिनका कोविड टेस्ट आ गया, ये स्टैंड इन कैप्टन है। बहुत प्रेशर था इनके ऊपर, बट लगता है कि अब इनकी फॉर्चून जो है वो आगे चेंज होंगी। मगर ब्रिगेडियर फरहान ये बताइए कि ये गुजरांवाला सरफरोश की परफॉर्मेंस को क्या हुआ? फखर, होम बैंक और फार बैंक की प्रोटेक्शन का इशू था और उनके ड्रिल्स एंड प्रोसीजर भी वीक नजर आए। आई होप दे डू वेल एंड कम बैक इन द कंपटीशन। डेफिनेटली जी, गुजरांवाला सरफरोश, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अब आ गया होगा क्योंकि अब यहां से आगे उनको मुसलसल अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी है और कोशिश करना है कि फर्स्ट पोजीशन हासिल करें, वरना ये पोडियम से दूर होते चले जाएंगे। ये सूरत हाल है इस वक्त, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल अभी भी मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने अपनी ऊपर की पोजीशन रॉक सॉलिड संभाली हुई है, और लेकिन जॉर्डन पीछे हुई है और टीम टर्की ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और वो भी टेबल में ऊपर आए हैं। दोस्तों, ये हमारा सिलसिला है। अगले एपिसोड में डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स और उसके बाद जाएंगे हम हाइड आउट्स की तरफ। याद रहे कि आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी। हमें अपने पैगामात भेजते रहिए हमारे सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी टीमों को सपोर्ट करते रहिए। ये है हकीकत पे मबनी पाकिस्तान की तारीख का सबसे
सबसे बड़ा रियलिटी शो बेस्ड ऑन द 4th पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन। मैं हूं फखरे आलम, अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात तो बड़ी मामूली सी लगती है, लेकिन दुश्मन के इलाके में पेशकदमी करते वक्त अगर कोई अजनबी आपको टक्कर जाए तो फिर ये फैसला आप कैसे करें कि वो जासूस है या एक आम आदमी। इस मौके पर फौजी का दिमाग उसकी जुबान से ज्यादा तेज चलता है और वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके टीम फैसला कर सकती है कि क्या ये जासूस है या फ्रेंडली। देखना यह है कि इस टास्क में हमारी कौन सी टीम अपना दिमाग और अपनी जुबान सही तरीके से इस्तेमाल करती है। सीपी नंबर 2 पे हमें कॉन्टीजेंसी दी गई, जिसके अंदर एक स्ट्रेंजर हमारी तरफ बढ़ के आ रहा था, जिस पर मेरे कमांड के ऊपर मेरी पेट्रोल में अल्फा 2 टीम ने उसके इर्द गिर्द कॉर्डन लिया, जबकि अल्फा 1 जो कि मेरे अंडर कमांड थी, हमने मूव इन करके उसको हिरासत में लिया। अल्फा 2 के कॉर्डन लेने के बाद अल्फा 1 ने स्ट्रेंजर को कैप्चर किया। स्ट्रेंजर को कैप्चर करने के बाद सबसे पहले उसकी तलाशी ली गई कि उससे कौन कौन सा इक्विपमेंट बरामद होता है या उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें मदद मिल सके, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा सके। स्ट्रेंजर को कैप्चर करके उससे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होती हैं वो हासिल करने होती हैं, उस इलाके के बारे में, उसके बारे में, दुश्मन की पोजीशंस के बारे में। हमें एक स्ट्रेंजर का सामना करना पड़ा, जिस पर सिखाई हुई ड्रिल के मुताबिक अल्फा 2 ने कॉर्डन लिया और अल्फा 1 ने स्ट्रेंजर को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद उससे ज़रूरी मालूमात हासिल की। में स्ट्रेंजर को डील करने के लिए एक नया सिनेरियो दिया गया। मैंने पेट्रोल को डिप्लॉय करवाया। कुछ पेट्रोल ऑर्डर्स देने के बाद 60 hours to glory.